का। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज पूरा कंप्लीट होता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने जितना भी बोला वो वर्ड बाय वर्ड ही बोला है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन याद करने में तकलीफ जा रही हो तो कुछ नहीं करना होगा, आपको यही सेम वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। थोड़ी देर अच्छे से सुनेंगे तो वर्ड बाय वर्ड वो अपन एक बार दिमाग में बैठ सकता है, तो ज़रूर से सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, मीनिंग नहीं पूछते हैं, कम हमेशा डेफिनेशन पूछते हैं। जब डेफिनेशन आती है कंपनी लॉ में तो आपको वर्ड बाय वर्ड ही लिखना है। अगर उन्होंने बोला डिफाइन कंपनीज तो आपको वो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यही वर्ड बाय वर्ड लिखना होगा। खुद मत कुछ लिख देना कि कंपनीज मतलब वेयर देयर इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन दे इन्वेस्ट मनी दैट इज नोन एज कैपिटल, दैट कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेम ऑफ शेयर्स। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं मीनिंग। क्या बोलते हैं? मीनिंग। और यहां पे अगर आया है डिफाइन तो उन्हें लॉ की भाषा चाहिए विथ सेक्शन नंबर। क्या चाहिए? विथ सेक्शन नंबर। क्या सेक्शन नंबर सर हमें याद करने पड़ेंगे? कंपनी लॉ में करने पड़ेंगे। सर कंपनी लॉ के अलावा अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आंसर इज नो। उसमें फंसोगे तो वो चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी सेक्शन 2 है, पार्टनरशिप एक्ट में भी सेक्शन 2 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन 2 है। किस किस का सेक्शन 2 याद रखोगे? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक का याद रखो, दैट इज कंपनीज एक्ट, क्योंकि उसका पूछा जा सकता है और उसके सेक्शन की उम्मीद रखी जाती है, वो भी डेफिनेशन वाले पार्ट में। उसके अलावा और किसी पार्ट में उम्मीद नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की सीरीज पर ही चल रहे हैं, जिसमें अपन अब पढ़ने वाले शेयर्स के बारे में। शेयर का मतलब तो आप जानते हैं, शेयर मींस व्हाट दोस्तों? शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या बोला बेटा? शेयर मींस share in the share capital of the company and includes stock, and includes stock. So what is dosto share? Share means share in the share capital of the company and includes stock. It is a measure of the interest in the company's asset to which a person holding a share is entitled. अभी जो शेयर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर, जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलती है? प्रेफरेंस। दो चीजों की, पहली डिविडेंड की और दूसरी होती है पेमेंट ऑफ दी कैपिटल की। पहले डिविडेंड इनको मिलता है, पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इनको मिलता है। और डिविडेंड में भी एक खास बात है कि डिविडेंड इनका फिक्स्ड होता है। डिविडेंड इनका कैसा होता है बेटा? फिक्स्ड होता है। इक्विटी जो होता है, इक्विटी के जो भी ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं ओनर। और ये लोगों को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, इन्हें बाकायदा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस वालों के बाद अगर बच गया तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा, अगर बच गया तो, अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि ये लोग मालिक होते हैं और मालिक थोड़ा सा रिस्की पोजीशन में हमेशा रहता है। तो ये जो इक्विटी वाले हैं, इनके पास सबसे अच्छी बात होती है डिसीजन मेकिंग पावर। क्या होती है? डिसीजन मेकिंग पावर, जिसके लिए इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। और इसीलिए जो इक्विटी शेयर्स हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है नॉर्मल इक्विटी शेयर और एक है डीवीआर। एक है नॉर्मल इक्विटी शेयर और एक है डीवीआर, वे डीवीआर स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में आपके जो राइट टू वोट है उसे डिफरेंट कर दिया जाता है। जैसे कि नॉर्मल और इक्विटी शेयर जो होगा उसमें 1 शेयर पे 1 वोट होता है, 1 शेयर पे 1 वोट होता है, और डिविडेंड मिलता है x%। यहां पे हो सकता है आपको डीवीआर में 10 शेयर पे 1 वोट मिले, हो सकता है 5 शेयर पे 1 वोट मिले। तो यहां पे वोटिंग पावर क्या होती है? लेस, लेकिन डिविडेंड पावर इज मोर। यहां पे x+y% दे देते हैं, तो आपको थोड़ा डिविडेंड ज्यादा मिल जाता है, बस वोटिंग पावर क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो सर शेयर मार्केट में सर ये दोनों प्रकार के शेयर्स मिलते होंगे ना इक्विटी के? तो आंसर इज यस। लेकिन मुझे बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि देखा जाए तो वैसे 3 ही कंपनी थी जिन्होंने डीवीआर निकाला था, उसमें से अब जीवित हैं 2 ही कंपनियां। निकाला कितनी कंपनी ने था? 3। पहली कंपनी है हमारी टाटा मोटर्स, जो कि अच्छा काम कर रही है, अभी भी है। टाटा मोटर्स का डीवीआर भी मिलेगा और टाटा मोटर्स के आपको नॉर्मल शेयर्स भी मिलेंगे। जो टाटा मोटर्स का नॉर्मल शेयर है वो 800, 900 या 1000 रुपये की रेंज पे चल रहा होगा। आइए चेकआउट कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 970 रुपये का चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप इसका डीवीआर भी देखेंगे तो डीवीआर भी मिल जाएगा 400-500 रुपये के आसपास में। तो डीवीआर के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा डीवीआर कहाँ चला गया, ये रहा, कितना 651 रुपये, काफी बढ़ गया, ठीक है। तो डीवीआर भी अच्छा खासा इसका काम कर रहा है। तो 651 रुपये में डीवीआर चल रहा है और नॉर्मली 970 रुपये में क्या चल रहा है बोलो? हमारा नॉर्मल शेयर चल रहा है। तो ऐसे 2 प्रकार के शेयर्स मिल सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स का है। इसके अलावा एक कंपनी और थी जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल। क्या नाम है? फ्यूचर रिटेल, जैसे आप बिग बाजार के नाम से जानते हैं, जो कि अब हमारे बीच में
नहीं रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है उनका जो है बेसिकली वो डीवीआर उनका अब खत्म हो गया। और दूसरी एक और कंपनी है जिसका नाम है जैन इरिगेशन, ठीक है। तो जैन इरिगेशन का भी डीवीआर था, बट अभी जैन इरिगेशन भी अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है, तो उनका डीवीआर भी नहीं है। समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपन ने समझा शेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। चलिए अब शेयर कैपिटल की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी अलग अलग तरीकों से, जैसे एक क्या होता है हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल। कौन सा होता है बेटा? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल से होता है इशूड। क्या होता है? इशूड। इशूड से ही क्या होता है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब से ही क्या होता है? कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप से ही क्या होता है? पेड अप। सबसे पहले क्या होता है? ऑथराइज। ऑथराइज में से सब्सक्राइब, सॉरी इशूड। इशूड में से सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में से कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से पेड अप। अब ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है कहां पर लिखी जाती है? ये लिखी जाती है एमओए में। एमओए का जो कैपिटल क्लॉज है वहां पे जो आप कैपिटल को लिखते हैं वही होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एंड इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कि आप इशू कर सकते हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट जो आप इशू कर सकते हैं वो आता है किसमें? ऑथराइज में। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब क्या हो गया भाई? जो ऑथराइज में से आप जो पब्लिक के बीच में रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? इशूड। और वो जो पब्लिक के बीच में रखते हैं उसमें पब्लिक जितने को खरीद लेती है उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब। और जितना सब्सक्राइब किया जाता है उसमें आप जितना पैसा भी मंगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। आपने तो मंगाया, सामने वाला पूरा दे दे जरूरी है क्या? तो जितना उसने दिया उसे अपन क्या बोलेंगे? पेड अप। मतलब जो कॉल्ड अप है माइनस कॉल्स इन अरियर कर दें, माइनस कॉल्स इन अरियर कर दें तो क्या बनेगा? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या ये बात समझ में? पक्का? सर क्या इसकी डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। क्या लिखा हुआ है? क्या बोला? इट मींस कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय एमओए ऑफ द कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इट बीइंग द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशूइंग शेयर्स। Issued means क्या दोस्तों? As issued from the company from time to time for subscription. Subscribe में क्या बोला है? It which is for the time being subscribed by the members of the company. Called up क्या बोला है? Part of the capital which has been called up for payment. And paid up में क्या बोला है? Total amount paid or credited it is equal to called up less calls in arrears. क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे से? चलिए, तो ये कंसेप्ट अपन ने देख लिया दोस्तों किसके बारे में? डेट इज हमारा शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डेट इज एमओए एनओए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि दो प्रकार की हमारी क्या होती है दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है एमओए। व्हाट इज एमओए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक होती है एओए जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके से कंपनी का बायोडेटा है। कंपनी का क्या है? बायोडेटा है। कंपनी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, कंपनी कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, कंपनी हमसे क्या क्या करवाएगी, ये सब हमें कौन बतलाएगी? एमओए। ये सब हमें कौन बताएगा? बताइए। एमओए। एमओए के अंतर्गत कुल मिलाकर के 6 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं बेटा? 6 क्लॉज होते हैं, जैसे बोलते हैं नसॉल्का। क्या बोलते हैं? Nasolka, where N stands for name clause, S stands for situation clause, O stands for object clause, L stands for liability clause, T stands for capital clause, A stands for association clause। और अगर आपकी कंपनी ओपीसी है, और अगर आपकी कंपनी ओपीसी है तो एक और क्लॉज होता है जिसको अपन बोलते हैं नॉमिनेशन क्लॉज। क्या ये बात समझ में? तो अगर अपन एमओए की बात करें तो इट इज अ चार्टर, इट डिफाइंस अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिफाइंस द स्कोप एंड पावर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसी के दम पर ही पूरा का पूरा कंपनी बना रहता है। कंपनी का जो पूरा का पूरा एडिफाइज है वो इसी के ऊपर ही क्या है? टिका हुआ है। ये एक प्रकार की बहुत ही बड़ी नींव होती है। अब अगर अपन बात करें दोस्तों, ये जो एमओए होता है, ये एमओए को आपको छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। ये जो एमओए होता है इसको आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास? आरओसी के पास। और आरओसी के पास आप रजिस्टर क्यों कराते हैं? आरओसी के पास रजिस्टर इसीलिए कराना पड़ता है क्योंकि कोई भी चीज जब आरओसी के पास जाती है तो वो बन जाती है पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या बन जाती है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो अ मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ सच कंडीशन कंटेन therein. The shareholder must know the purpose for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment. तो इसके लिए ही इसको क्या कर दिया जाता है बताइए? इसको अपन रजिस्टर कर लेते हैं क्योंकि भाई एमओए में अगर एमओए आरओसी के पास रजिस्टर हो गया और एमओए में ये खास बात लिखी रहती है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज जो ये बताता है कि कंपनी पैदा क्यों हो रही है। अब कंपनी जिस काम के लिए पैदा हो रही है ये चीज आपको बताना जरूरी है
क्योंकि शेयर होल्डर्स जब पैसा लगाते तो वो काम को देख के लगाते हैं। आज अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो ऐसा काम कर रही है जो आज की डेट में नहीं चलेगा, उसका दौर खत्म हो गया, क्या ऐसी कंपनी में अपन पैसा लगाएंगे क्या? नहीं। इसी के बदले अगर एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे, एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी पे काम करे, क्या ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? यार बोलो ना, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए भाई। अभी यूएससी की कंपनी है जिसका नाम है एनवीडीए, पता है आपको? एनवीडीए, एनवीडीए के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप देखो दोस्तों, ये कितने का चल रहा है? 1208 यूएस डॉलर। बेटा कितने का? 1208 यूएस डॉलर। कितने का हो गया? मतलब 1 लाख के आसपास का शेयर है। और ये अभी 1 लाख के आसपास, पता है ये अभी अभी हुआ है, ये तो कहाँ 30-35 हज़ार में घूम रहा था ये शेयर। अगर आप इसे 1 साल पहले देखेंगे तो देखो 1 साल पहले में ये 821 रुपये बढ़ा है। 1208 में से 821 चले गए, कितना बचा बताओ? 400। 400 मतलब मैंने सही बोला, 30-35 हज़ार के आसपास घूम रहा था। और ये एक ही साल में क्या हो गया बोलो ना? 1 लाख चला गया, मतलब कितने रुपए बढ़ गया? 70,000 रुपए बढ़ गया। ये 70,000 रुपए एक शेयर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये कंपनी टेक्नोलॉजी में काम करती है, ये कंपनी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए काम करे, ये कंपनी ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, यही कंपनी वो है जो कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिक्स जितने चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जितना भी ये मूवीज वगैरह बनती है, इनमें सब में एनवीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो आज लोग इसको पागलों की तरह खरीद रहे हैं, हर दिन बढ़ रहा है। आप इसकी लहर देखो ना, आप इसको देखो, इसका कैसा ऐसा ये ऐसा बढ़ रहा है, डिंग 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 डिंग, नीचे गिरता हुआ ही नहीं दिख रहा, बस बढ़ी रहा है बढ़ी रहा है। तो आप देख रहे हो 1 महीने में भी देखो एकदम चार्ट ऐसे ही जा रहा है। एक ही महीने में 36% बढ़ गया, 321 तो अभी अभी पड़ गया। 300 मतलब कितना हो गया? 25,000 रुपए तो ये 1 महीने के अंदर बढ़ गया। बताओ 5 दिन के अंदर कितना बढ़ गया? 7 8 42। अरे आप समझो, 4-5 हज़ार रुपए तो ये 5 दिन के अंदर ही बढ़ गया है। इतना वो है, क्यों? टेक्नोलॉजी की कंपनी है, लोग इस पे पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसीलिए भाई एमओई तो हमें बताता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। तो ये बात हमें एमओई से पता चलता है। क्या ये बात समझ में? जैसा मैंने आपको बताया था, एमओई में कितने क्लॉज होते हैं बताइए? 6 क्लॉज होते हैं। उसमें सबसे पहला क्लॉज क्या है? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या बताता है? नेम ऑफ द कंपनी। पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको सरनेम में लिमिटेड लगाना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सरनेम में प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। 1 पर्सन कंपनी है तो सरनेम में ओपीसी लगाती है। ठीक है, इसके बाद है भाई हमारा कौन सा क्लॉज? सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज ये बताती है कि कंपनी कौन से राज्य में, शहर नहीं बेटा, गली नहीं, मोहल्ला नहीं, क्या राज्य, कौन से स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो चीज़ यहाँ पे सिचुएशन क्लॉज में बताई जाती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताया जाता है कंपनी क्यों पैदा हो रही। लाइबिलिटीज में बताई जाती है लाइबिलिटी ऑफ दी मेंबर। कैपिटल क्लॉज में कौन सा कैपिटल बताते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद भाई हमारा हो जाता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि कंपनी के जो भी पहले शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन थे, तो वो बताए जाते हैं कौन से क्लॉज में? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। और लास्ट में आ जाता है नॉमिनी क्लॉज, जो कि सिर्फ कौन सी कंपनी पर लगता है? ओपीसी। ओपीसी में लगता है नॉमिनी क्लॉज कि भैया मेंबर के मरने के बाद इस कंपनी को कौन संभालेगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से बताओ, यहां तक के कोई डाउट है? बोलो, कोई भी डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर अपन बढ़ रहे हैं दोस्तों। और नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बताते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके दम पे कंपनी काम कर रही है उसे अपन क्या बोलते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। कहां पे लिखे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको एक क्लॉज पता चलता है, या अगर हम बात करें क्लॉज के बारे में, यहां पर हमारे कोर्स में दिया गया जिसका नाम है इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या बताया गया? इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सर ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है? एक्चुअली में आर्टिकल्स जो हैं जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसके? कंपनी के। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको चेंज करना है तो आपको पास करना पड़ता है एसआर। क्या पास करना पड़ता है? एसआर। व्हाट इज एसआर? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि एसआर बहुत आसानी से पास हो जाता है। सर कैसे? क्योंकि होता यह है कि एसआर पास तब होता है जब मीटिंग में लोग आते हैं, और वो लोगों में से 75% ऑफ दी लोग अगर हाथ उठा करके बोलते कि हाँ हाँ मैं जम गया तो हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या पता है? मीटिंग में आम जनता जाती नहीं है। मीटिंग में सिर्फ डायरेक्टर, उनके एम्प्लॉइज, उनके जो रिश्तेदार है वही लोग आते हैं। आम जनता के पास समय नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारी कंपनी के शेयर्स हैं, मैं आज तक किसी भी कंपनी की मीटिंग में नहीं गया, क्योंकि अपनी टेंडेंसी सिंपल है। शेयर मार्केट में आज 200 का शेयर खरीदा है, कल 220 होगा, मैं बेच दूंगा।
मेरे को कंपनी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ मेरे को थोड़ी ना जीवन भर जाना है। मेरे को नाटा क्लासेस से मतलब है, मुझे रिलायंस इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं। 2000 का शेयर है, 2200 रुपये होगा, मैं बाहर आ जाऊंगा शेयर बेच के। तो इसीलिए मैं मीटिंग में कभी जाता नहीं, तो उन्हीं के ही लोग रहते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई भी चेंज लाना है और क्या पास कर सकते हैं, एसआर, तो वो एसआर बड़ा आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब इस वजह से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी डर लगता है कि डायरेक्टर कभी भी आर्टिकल के अंदर के कुछ भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसे में उनका जो पैसा है वो कंपनी में क्या रह जाएगा, फंसा रह जाएगा। तो ऐसे में तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए डायरेक्टर्स चाहें तो कंपनी के पब्लिक या कंपनी के शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल सकते हैं। जो एंट्रेंचमेंट क्लॉज पूरे आर्टिकल पे नहीं लगेगा, एक स्पेसिफिक प्रोविजन पे लगेगा। किस पे लगेगा, स्पेसिफिक प्रोविजन पे। तो क्या होगा, उस स्पेसिफिक प्रोविजन को अगर चेंज करना है तो वो एसआर से नहीं चेंज होगा, उसके लिए माइट भी लागू हो सकता है यूआर। व्हाट इज दिस यूआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन। या फिर अपन बोल सकते हैं एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, या बोल सकते हैं एसआर प्लस एनसीएलटी का अप्रूवल। तो इस तरीके की कोई चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। जो अपन डालेंगे नहीं, शेयर होल्डर नहीं डालेगा, कौन डालेगा, डायरेक्टर डालेगा। और डायरेक्टर ऐसा क्यों डाल रहा है, क्योंकि डायरेक्टर चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी कंपनी में पैसा लगाएं, लेकिन लोग लगा नहीं रहे क्योंकि लोगों को डाउट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, बोलो, वो आपको दावा दे देता है कि भैया ऐसा चेंज नहीं होगा। अब ऑटोमेटिकली अगर आपको ये दावा मिल जाए कि ऐसा चेंज नहीं होगा तो आपका ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाता है क्या, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, कोई भी नाटा क्लासेस छोड़ो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वो अगर खुला है और बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्यों पढ़ा रहा है, वेरी गुड नालायक। इसके अलावा और हाँ, काई के लिए बताओ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों पढ़ा रहा है, रेपुटेशन बने। ओके, और कैसे बनेगी रेपुटेशन, जब क्या होगा, बच्चे पास होंगे यार। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे को पास कराने के लिए पढ़ा रही है। शायद कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं होगी कि हमारे पास आओ फेल हो जाओ। अरे समझ में आएगी नहीं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट काई के लिए पढ़ा रही है, बच्चे को पास करा सके। अब उसमें नाटा क्लासेस आपको बोल देती है शो सक्सेस बैच, या तो पास का रिजल्ट देंगे या फीस वापस देंगे। अब आपको ट्रस्ट आ जाता है ना नाटा क्लासेस के ऊपर, क्यों आ गया, क्योंकि हमने इस चीज का दावा बोल दिया। अब भाई हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वो ये चाहती है ना कि भाई बच्चा पास हो जाए, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाने की कोशिश करती है, बट द थिंग इज दैट हमने उस चीज को बोल दिया। जब बोल दिया तो आपका ट्रस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। गेटिंग अप माय पॉइंट। यही चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, डायरेक्टर भी चाहता है कि भाई कंपनी के लिए पैसा आए। अब आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन आसानी से अगर चेंज हो सकते हैं तो आप लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा। तो ट्रस्ट जीतने के लिए क्या डाल दिया, एंट्रेंचमेंट क्लॉज, कि भैया इतनी आसानी से हम प्रोविजन को चेंज नहीं करेंगे। उसको चेंज करने के लिए एसआर से थोड़ा स्ट्रिक्ट कंसेप्ट पर जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप कंपेयर करते हो, ओके एक्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वाई लिमिटेड का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप बोलते हैं मुझे तो वाई लिमिटेड में जाना है क्योंकि इसमें वो बोल रहा है कि भैया ऐसे ही रूल्स नहीं चेंज होंगे। रूल चेंज करने के लिए हम एसआर से थोड़ा ज्यादा आगे जाएंगे, थोड़ा और स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगाएंगे। तो इसके लिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के कंसेप्ट को आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी फॉर्म हो रही थी, आर्टिकल बन रहा था, तभी भी आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको उस समय नहीं करना हुआ, बाद में आंखें खुली, तो अगर आप पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करके एंट्रेंचमेंट क्लॉज को डाल सकते हो। और अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो 100% मेंबर्स का यस लेकर के एंट्रेंचमेंट क्लॉज को डाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? जैसे एंट्रेंचमेंट क्लॉज को आप डालेंगे, उसके बाद आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा। चलो एमओए हो या एओए हो, इसको बनाने के लिए अलग से आपको फॉर्मेट्स दिए गए हैं। टेबल ए बी सी डी ई ये एमओए के लिए, एफ जी एच आई जे ये एओए के लिए। अगर आपको बनाते नहीं बन रहा है एमओए कैसे बनाना है, एओए कैसे बनाना है, कुछ मत करो। कंपनी की ये जो लॉ है, लॉ के अंतर्गत शेड्यूल में जाओ, टेबल ए बी सी डी ई दिया हुआ है, इनमें से जिस टाइप की आपकी कंपनी है उस टाइप का टेबल को उठाओ, उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिलअप करो, आपकी कंपनी का एमओए तैयार। तो अब आपको एमओए बनाने के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, पहले से बनाया फॉर्मेट है, उसमें बस क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या ये बात समझ में आई? पक्का?
सेम कंसेप्ट किस पर भी लगता है बेटा, आर्टिकल्स पे भी, कि आर्टिकल्स में भी आपको क्या करने की जरूरत है भाई, कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। आर्टिकल्स के केस में भी आपको क्या करना है, आपको बस सिंपली जो आर्टिकल में भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए होंगे, वही आर्टिकल्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आपने फॉर एग्जांपल सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं भी लिखे, तो भाई कंपनी लॉ ने आपके लिए लिख करके दे दिया है। कौन से टेबल में, टेबल एफ में, GHIJ में, जिस टाइप की कंपनी है उसके आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जामिनेशन में केस स्टडीज इसमें से आती है, जिसका नाम है डॉक्ट्राइंस। डॉक्ट्राइंस जो है हमारे कंपनी लॉ में 3 प्रकार के हैं। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब अगर अपन बात करें दोस्तों डॉक्ट्राइंस को लेकर के, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, वेयर अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वेरी गुड, और वायरस का मतलब होता है वेरी गुड पावर। तो अगर बोला जाता है भाई बियॉन्ड दी पावर्स, ठीक है, तो कोई भी अगर एक्ट है जो कि बियॉन्ड और इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी है, या तो बियॉन्ड है या इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस। अगर कोई भी कंपनी अपनी एमओए के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बाहर अगर कोई भी काम करेगी, तो बोला जाता है कि वो ट्रांजैक्शन विल बी वॉइड एब इनिशियो, वो ट्रांजैक्शन विल बी वॉइड एब इनिशियो। जैसे बाद में कोई भी रेटिफाई नहीं कर सकता, फिर उसके खिलाफ अगर वो काम कर रहे हैं और मेंबर को लग रहा है कि भैया ये तो गलत काम हो रहा है, तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया जा सकता है। और ये गलत काम करने वाला एक्चुअली में कंपनी नहीं रहती, कौन रहता है कंपनी के अंदर का, डायरेक्टर। तो पर्सनल लायबिलिटी भी किसकी आ जाती है, बोलो, डायरेक्टर की। तो अगर आप आपने एमओए के बाहर जाकर के, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर के कोई भी काम किया, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस लग जाएगा, ट्रांजैक्शन विल बी वॉइड एब इनिशियो, पर्सनल लायबिलिटी होगी किसकी, डायरेक्टर की, इंजंक्शन लग सकता है, नो रेटिफिकेशन। और हां, अगर वो काम करने पर फायदा हो गया, वो काम करने पर, तो वो फायदा कंपनी रखेगी, वो डायरेक्टर को नहीं मिलता, वो किसको मिलता है, कंपनी को। इट्स जस्ट लाइक कि नाटा क्लासेस के एमओए में लिखा है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अब हमने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर दिया, हमने कहा इसमें पैसा ज्यादा है, इसका काम कर लेते हैं, तो हमने साथ ही साथ वो भी काम किया, 2-4 बिल्डिंगें बनाई, उठा करके बेच दी, लोगों को पसंद आई, खरीद भी लिया, पैसा आ गया, बिल्डिंग चली गई, सब शांत। तो जो पैसा आया है क्या वो कंपनी रख सकती है? यस सर। लेकिन कल के दिन अगर नाटा क्लासेस ने लोगों से पैसा ले लिया, सुनो ना, नाटा क्लासेस ने लोगों से पैसा ले लिया लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाया, क्या आप केस कर सकते हो नाटा क्लासेस के ऊपर कि बिल्डिंग बनाओ? नो, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन आपका जो पैसा है या आपका जो बिल्डिंग का काम है वो फिर कौन करके देगा? डायरेक्टर, क्योंकि पर्सनल लायबिलिटी किसकी आती है? डायरेक्टर की। समझ में? अच्छा, अब जो पैसा आपने एडवांस में दिया था, पता है वो डायरेक्टर ने नाटा क्लासेस के अकाउंट में डलवाया। अब आप बोल रहे भैया बिल्डिंग तो जाने दें, तुम तो बना ही नहीं सकते, तुम्हारे एमओए में तो लिखा नहीं है, एक काम करो हमारा पैसा वापस कर दो। अब कंपनी बोल रही है नहीं हम पैसा वापस नहीं करेंगे, क्या कंपनी ऐसा बोल सकती है? नो सर, कंपनी पैसा वापस करने के लिए नहीं मना कर सकती, काम नहीं करेगी, ये बात एकदम सही है। कंपनी काम नहीं करेगी, कंपनी ये नहीं करेगी कि मैं बिल्डिंग बना देती हूँ, नहीं बनाएगी बिल्डिंग, कंपनी का काम ही बिल्डिंग बनाना नहीं है तो काय को बनाएगी। लेकिन कंपनी जो पैसा खा के बैठी है, क्या वो पैसा वापस देना पड़ेगा? यस और नो? अगर ऐसा नहीं होता ना तो मां कसम मैं कितना पैसा बना रहा होता बेटा। तुम समझो ना, नाटा क्लासेस लिमिटेड एक कंपनी खोल देता, अपना काम है सिर्फ सीए के बच्चे को पढ़ाना, यहाँ पे जितने हरी टी शर्ट वाले घूम रहे होते बेटा उनको भी उठा लेते अपन, और अपन उनको आईआईटी जेई के लिए क्या करा लेते, बोलो, एडमिशन दे देते, और बाद में उनको बोल देते कि भैया नाटा क्लासेस का एमओए पढ़ो। उनको तो पहले एमओए का फुल फॉर्म बताना पड़ता बेटा, पता नहीं केमिस्ट्री का कौन सा फॉर्मूला लेके बैठ जाते, तो एक्चुअली में उन्हें एमओए पढ़ाते, बाद में बताते कि भैया नाटा क्लासेस जो है वो सिर्फ कॉमर्स पढ़ा सकती है, वो साइंस पढ़ा नहीं सकती। अब तुम्हारा पैसा हमने रख लिया तो रख लिया, अब घर जाओ। तो क्या ऐसे में हो जाता क्या काम? नहीं ना। तो आप समझ लो ऐसे में तो धोखाधड़ी करने लग जाएंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा बॉस। तो इसीलिए भाई पैसा तो देना पड़ेगा। हाँ, नाटा क्लासेस कभी भी आईआईटी जेई नहीं पढ़ाएगी, नीट नहीं पढ़ाएगी, लेकिन हाँ जो पैसा लिया वो पैसा तो वापस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में? पक्का। लेकिन अगर हमने उसको आईआईटी पढ़ा दिया, नीट पढ़ा दिया, जैसे कि आपको पता ही होगा नीट में बेटा इस बार AIR1 में 67 बच्चे आए हैं, 67 स्टूडेंट, इतनी सीट नहीं है जितने बच्चे आ गए हैं। तो अब आप मुझे बताइए, तो हमने भी इस बहती गंगा में 2-4 AIR अपने भी डाल दिए बेटा। अगर मान लीजिए हमने नीट पढ़ाया, बच्चा AIR ला दिया और वो पास होकर के चला गया, अब क्या कोई तकलीफ है क्या?
जो हमने फीस ली थी क्या वो हम रख सकते हैं अपने पास? आंसर इज यस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट दोस्तों? अल्ट्रा वायरस। जब भी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात होती है दोस्तों, एक बहुत ही फेमस केस है जिसका नाम है अशबरी रेलवे वर्सेस रिची। क्या नाम है? अशबरी रेलवे कैरेजेस वर्सेस रिची। इसका भी जिक्र आता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं जैसे अल्ट्रा वायरस में तो क्या बोल दिया गया है भाई, इसके इफेक्ट में पहली चीज बोल दी गई, नीदर पार्टी कैन एनफोर्स दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डायरेक्टर की कैसी लाइबिलिटी होगी? पर्सनल लाइबिलिटी होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है भैया कि यहां पर हम ये मान लेंगे कि हर किसी के पास नोटिस है। हम क्या मान लेंगे? हर किसी के पास नोटिस है। नोटिस है मतलब सबको पता है। सर किसके बारे में पता है? एमओए और एओए के बारे में पता है। आज अगर एमओए एओए की बात की जाए तो एमओए और एओए जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कैसे डॉक्यूमेंट है बताइए? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और जस्ट बिकॉज वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ये माना जाता है कि हर कोई इंसान जो कि इंडिया में रह रहा है, भारत में रह रहा है, हर किसी को कंपनी के उस एमओए और एओए के अंदर की जानकारी है, उसके बारे में सब कुछ पता है, ये माना जाता है। अब आपको नहीं पता था तो ये किसकी गलती? आपकी गलती। इसीलिए इट वर्क्स अगेंस्ट आउटसाइडर, इट वर्क अगेंस्ट आउटसाइडर, इट वर्क्स अगेंस्ट आउटसाइडर एंड इन फेवर ऑफ कंपनी। क्या ये बात समझ में? पक्का अच्छे से। इस पर एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है वेंकटेश गोपाल अय्यर के बारे में। ठीक है, वेंकटेश्वर कंपनी के बारे में यहाँ पर अपन ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो वेंकट कोटला स्वामी याद आ रहा है आपको? यस। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ये कोटला वेंकट स्वामी क्या है? कोटला। हाँ, वेंकट स्वामी कोटला नहीं बेटा, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस रामा मूर्ति। केस क्या था? केस बहुत सिंपल सा था कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि अगर कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें 3 लोग साइन करेंगे। पहला साइन करेगा एमडी, दूसरा करेगा सेक्रेटरी, तीसरा करेगा वर्किंग डायरेक्टर। बल्कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और साइन सिर्फ किसने किया? वर्किंग डायरेक्टर ने। मतलब तीनों ने साइन किया नहीं। तो बोले भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि तीनों ने साइन नहीं किया तो ये कंपनी के ऊपर बाइंडेड नहीं होगा। अब यहाँ पे वो वेंकट स्वामी का कहना था कि भैया हमें क्या पता? तो भैया तुम्हें पता है, ये माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का। चलिए इसी का ही ठीक एक और उल्टा एक और डॉक्ट्राइन है हमारे बीच में जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि भाई आज अगर कंपनी के अंतर्गत जो भी काम चल रहा है, बीइंग एन आउटसाइडर आप ये मान करके चल सकते हो कि कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है। आपने कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं। आप तो ये मान करके चलो कि इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर गोइंग इन अ स्मूथ वे। हर एक चीज को पता करना या हर एक चीज को पता लगाना आपका ड्यूटी नहीं है। बस ये देख लेना कि कंपनी जो काम कर रही है वो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में आना चाहिए। सारे लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करने को होना चाहिए, लेकिन अंदर काम हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, आप अगर नाटक क्लासेस में आए और आप इंक्वायरी करते हैं कि साहब हमें सीए फाउंडेशन का बैच करना है, मैं क्या सोच करके आपको इंक्वायरी की डिटेल्स देता हूं? ये मानते हुए चलता हूँ ना कि आपको आपके पेरेंट्स की कंसेंट है। यस, अगर मैं आपको एडमिशन दे रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने घर पे बातचीत की होगी। क्या कभी ऐसा होगा आप इंक्वायरी करने आए हैं, आपने बोला सीए कोर्स, मैं कह रोको बेटा मोबाइल दो, आई विल कॉल योर फादर। मैंने अंकल से बात की, मैं कहा अंकल जी आपका लड़का यहाँ बैठे बैठे कैसी कैसी बातें कर रहा है, बोल रहा है बड़ा आदमी बनूंगा, सीए करूंगा, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। आपसे घर पे बात करके आया है कि नहीं? क्या मैं कभी ऐसा पूछूंगा क्या आपके घर पे पहले कंफर्मेशन लूंगा क्या? द आंसर इज नो। मैं ये मान करके चलूंगा कि आपको घर से कंसेंट मिली हुई है, मैं ये मान करके चलूंगा। अब मिली है नहीं मिली है ये घर घर जा करके पता करना मेरा काम नहीं है, तो मैं ये मान करके चलूंगा। अब नहीं मिली होगी तो भी भाई उसमें कोई मेरी गलती नहीं है, मैं ये पता नहीं कर सकता। और यही बता रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ क्या? इंडोर मैनेजमेंट। इट वर्क्स इन फेवर ऑफ आउटसाइडर, इट वर्क्स इन फेवर ऑफ आउटसाइडर एंड अगेंस्ट दी कंपनी। अब साहब ये क्या बोलता है यहां पर? अगर देखा जाए तो भाई डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में एक बहुत ही अच्छा केस है जिसका नाम है दोस्तों क्या? डेट इज हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेट। क्या है बेटा? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस मिस्टर टर्क्वेट, जिसके अंतर्गत जो लोन दे दिया गया था भाई, और ये जो लोन दिया गया था ये लोन बेसिकली जब डायरेक्टर्स को दिया गया तो उसके आर्टिकल में लिखा था कि भाई उसे एसआर पास करना था, उस डायरेक्टर ने एसआर पास नहीं किया और हमने तो लोन दे दिया। बाद में अब हम लोन क्लेम करना चाहते कंपनी से, कंपनी बोल रही है कि भैया उसने तो हमसे पूछा ही नहीं।
तो मेरी गलती है क्या उसने नहीं पूछा? तो मैं तो क्या मान के चलूंगा कि पूछा था। इट्स जस्ट लाइक आपके पापा से मैं पूछूंगा क्या कि आप सीए करने के लिए अलाउ कर रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं तो ये मान के चलूंगा। अब फीस पे करने की बारी आई, आपके पापा बोल रहे अरे इन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं था, हम फीस पे ही नहीं करेंगे, तो क्या ऐसे आप मना कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, यू हैव टू पे द फीस। अब वो आपने नहीं पूछा, आपका जो भी इंटरनल मैटर था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट दोस्तों? इंडोर मैनेजमेंट। अब इस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है कुछ एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये एक्सेप्शन में है पहला, ठीक है, कि भाई नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपके पास नॉलेज है इरेगुलरिटी की, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने जो किया फिर जानबूझ के किया। इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुकेश अंबानी को ये पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री के एओए में लिखा हुआ है कि अगर 50 करोड़ से ऊपर का लोन चाहिए तो कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। रिलायंस के डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने खुद ही 100 करोड़ का लोन दे दिया कंपनी को विदाउट पासिंग एसआर। अब वो बोल रहा है भैया मेरी गलती नहीं है, मैं तो इंडोर मैनेजमेंट का मजा लूंगा। भैया तुम्हें क्या का इंडोर मैनेजमेंट, तुमको तो पता ही है कि कंपनी ने क्या पास नहीं किया, ऐसा पास नहीं किया। अब तुम ये बोल करके बचना चाहते हो कि भैया मुझे क्या लेना देना, तो भैया तुमको लेना देना है क्योंकि तुम कंपनी के इंटरनल पार्ट हो, तुमको इसके बारे में आइडिया था और तुमने फिर भी गड़बड़ किया, तो ये तुम्हारी गलती है। दूसरा है नेग्लिजेंस और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जहां पर आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना था लेकिन आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया। कंपनी की एसेट खरीदनी थी तो किससे बात करना था? डायरेक्टर से, ओनर से, तुम बात कर लिए प्यून से, तुम बात कर लिए अकाउंटेंट से, बोले बिल्डिंग खरीदनी है, अकाउंटेंट ने बोला ठीक है कल बेच देंगे। अकाउंटेंट को तुमने पैसा दिया, उसने तुमको ऐसी जाली पेपर बना के दे दिए और अब तुम कंपनी में आके बैठ गए कि ये बिल्डिंग मेरी हो गई तो क्या तुम्हारी हो जाएगी क्या? नहीं। अब भाई आर्टिकल में माना कुछ नहीं लिखा है कि डायरेक्टर से बात करना था कि ओनर से बात करना था, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कम से कम इतना कॉमन सेंस तो लगाना था कि अकाउंटेंट से बात नहीं की जा सकती। इस काम के लिए किससे बात करनी थी? डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर से, और आपने नहीं की, आपकी गलती है। इसके लिए कौन लायबल होगा बताइए? हाँ, आउटसाइडर ही लायबल होगा, क्योंकि अपन एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं बेटा, अपन इंडोर मैनेजमेंट में हैं। हेलो, अपन इंडोर मैनेजमेंट में है लेकिन अपन उसका क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन। इंडोर मैनेजमेंट में कौन लायबल होता है? कंपनी। लेकिन एक्सेप्शन में कौन लायबल होगा? आउटसाइडर। तीसरा केस है दोस्तों जिसके ऊपर केस स्टडी काफी आती है, जिसका नाम है फॉर्जरी। क्या है बेटा? फॉर्जरी। अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में बात करूं तो भाई कंसेंट का होना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अनिवार्य होता है। तो एक कंसेप्ट होता है फ्रॉड, जिसमें कंसेंट फ्री नहीं होती, जिसमें कंसेंट फ्री नहीं होती, और एक होता है फॉर्जरी जिसमें कंसेंट ही नहीं होती। तो एक है जिसमें कंसेंट फ्री नहीं होती और एक है जिसमें कंसेंट ही नहीं होती। हम बात कर रहे हैं फॉर्जरी की, जिसमें क्या नहीं है? कंसेंट नहीं है। अगर किसी चीज में मेरी कंसेंट नहीं है तो भाई मैं लायबल नहीं होने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल के नाम पर एक कंपनी है जिसके सीएस ने जाली सिग्नेचर कर दिए थे डायरेक्टर के और लोगों को शेयर सर्टिफिकेट बांट दिया था, और उसने पैसा लिया और लेकर के भाग गया। बाद में जितने भी लोग जिन्होंने शेयर खरीदे थे वो लोग आ गए कंपनी के पास उस जाली शेयर सर्टिफिकेट को लेकर के और बोल रहे हैं कि साहब आपको मुझे शेयर्स देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने उस पर साइन किया है? क्या हमारी कोई कंसेंट है? तो क्या हम उसके लिए लायबल होंगे? नो सर। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हम क्या नहीं करने वाले हैं? लायबल होने वाले नहीं है। अरे एग्जाम्पल बहुत सिंपल से, आप मुझे बताओ, तुम एक आध रसीद बना के ले आओगे, नाटा क्लासेस को अमाउंट पे किया है, उसका एक रसीद फोटोकॉपी या फिर उसका क्या पेपर का प्रिंट आउट ले आओगे कि हमने नाटा क्लासेस को इतना पे किया है। पे हमारे पास आया नहीं है, तुमने अपने एंड पर ही किसी को दे दिया, उससे रसीद ले ली नाटा क्लासेस के नाम की और आज आकर के बैठने लग गए हो नाटा क्लासेस में, क्या हम आपको बैठने देंगे? नो सर। अब हम बोलेंगे भैया पैसा तो आपने दिया ही नहीं, आप बोले साहब रसीद है। अरे रसीद का मैं क्या करूं, ये तो जाली रसीद है, इसमें मेरे साइन नहीं है, ये मेरे यहाँ की नहीं है, जो चीज मेरे यहाँ की नहीं है मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। तो हेंस इस केस में कौन लायबल होगा? आउटसाइडर, जिसने उन जाली शेयर सर्टिफिकेट को सही मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया, ये गलती आउटसाइडर की है, तो लायबल भी कौन होगा? आउटसाइडर। तो इसमें 3 केसेस याद रखने होंगे। पहला केस है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा है नेग्लिजेंस और तीसरा है फॉर्जरी। कोई भी डाउट? सिंपल। चलिए next and the last concept, second last concept, that is known as incorporation of company. So what is this incorporation of a company? कंपनी को क्या करना? पैदा करना। अब कंपनी को पैदा कौन करता है बेटा?
प्रमोटर। कौन पैदा करता है? प्रमोटर। प्रमोटर वो इंसान होता है बेटा जो कंपनी को पैदा करने का काम करता है और इसी के नाम से ही कंपनी चलती है। एग्जाम्पल के नाम पर आपने सुना होगा मुकेश अंबानी, आप इसको किससे रिलेट करते हो? रतन टाटा, टाटा। अगर अपन बात करें दोस्तों इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति, तो इन्फोसिस।